8 बी के 8 फॉर्म हो गए। इनमें से 7 पर एक रूल फॉलो होगा बी को छोड़ करके। बी बी, फिर मैंने आपको बोला था इज, एम, आर, और इनके पास फॉर्म वॉज और वर। ठीक, बी, बीन, इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सातों के साथ में, ठीक, इस बार एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग वर्ब आते हैं। यानी इनके बाद में या तो लगेगा प्लस V4, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म, ING फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, ING फॉर्म। जैसे इज गोइंग, वॉज गोइंग, वर टॉकिंग, ठीक, वॉज वॉकिंग, ठीक, या और इसके साथ में लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म V3। गॉन, डन, टॉक्ड, ठीक, ये लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। VING फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने में कुछ होता नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। एग्जाम्पल इसके देना चाहूंगा। जैसे इज ले लेते हैं सपोज, तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के तौर पे इज के बाद में 2 तरह से वर्ब आ सकता है, या तो फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म, यानी इज गोइंग, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और गोइंग हो गया हमारा V4, ये वाला रूल ING फॉर्म। ठीक, और आप देख ही रहे होंगे कि इज गोइंग लगा करके ये किस में कन्वर्ट हो गया, अनिल इज गोइंग, हरी इज गोइंग, ठीक, सुनीता इज कमिंग, इज टॉकिंग, तो ये तो कॉन्टिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, या वॉज टॉकिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। यानी इज, एम, आर, वॉज, वर्ब बी, और बीन के बाद में ING V4 ING लग करके वर्ब किस में चेंज हो जाता है, कॉन्टिन्यूस में, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे कुछ और। ठीक, ये बन गया इज इक्वल टू इधर शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूस। ये बन गया हमारा कॉन्टिन्यूस। ठीक, और जैसे मैंने बता दिया, या दूसरा एग्जांपल क्या है, और इज हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या ले सकते हैं साथियों, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, सॉरी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन। तो इज गॉन या इज डन। ठीक, और वर्ब के थर्ड फॉर्म लगा करके ये, ठीक, जनरली जो है वो, ठीक, इज डन, ये जनरली जो है वो पैसिव में चेंज हो जाता है, पैसिव में चेंज हो जाता है। तो इज गॉन तो भाई जा चुका है, और इज डन किया जा चुका है। ठीक, इज गॉन, इज डन, ज़्यादातर ये पैसिव बनता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या बन जाता है ये, पैसिव। यानी देख लीजिए साथियों, फ्रेंड्स, लुक एट दिस, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी और बीन अगर हेल्पिंग वर्ब है और उनके तुरंत बाद में कोई वर्ब आ रहा है, तो ये सिर्फ 2 फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, ING लगाकर कॉन्टिन्यूअस। ठीक, ING लगाकर कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, जैसे ये लिखा है, इज गोइंग, वॉज गोइंग, वर गोइंग, ठीक, एम गोइंग, आई एम गोइंग। या अगर ING नहीं लगाया है तो ये V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाकर पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है इन जनरल 99% ऑफ टाइम, 1% अपवाद को छोड़कर। जैसे इज डन, ठीक, इज टेकन, इज डन किया जा चुका है, इज टेकन लिया जा चुका है। किस दिन आपको एक्टिव पैसिव के भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इज डन, इज टेकन, ठीक, इज सीन देखी जा चुकी है। ठीक, तो बन के वो पैसिव बन जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के जरा देखिए कितने फॉर्म्स हो गए फ्रेंड, 3, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15 हेल्पिंग वर्ब इधर थे, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हेल्पिंग वर्ब में 22 हेल्पिंग वर्ब आ चुके हैं, और उनके साथ में क्या लगता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। और आखिर में बचता है एक
23rd हेल्पिंग वर्ब, बी का 8th फॉर्म यानी बीइंग, BEING, ठीक। बीइंग, BEING। और साथियों याद रखना, ये देखिए दुनिया गोल है, ठीक, जीवन चक्र है, नीचे जाता है घूमकर फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है फिर ऊपर आता है, यानी उसी पॉइंट पर हम लोग एक साइकिल की तरह बार बार घूम करके लाइफ आती रहती है। तो देखिए हैज़, हैव, हैड प्लस V3 से शुरू किया था और नंबर 5 पे वहीं पे बीइंग प्लस V3 पे एंड करेगा ये सर्कल। 1 से शुरू करके 23rd फिर सेम रूल फॉलो करता है। बीइंग बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, ये हो सकता है आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, कोई टीचर जानता होगा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा या नहीं उस चीज़ की वैल्यू समझते हैं, जबकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लोग ग्रामर को कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ा देते हैं, कई बार मैंने देखा है, अच्छे अच्छे टीचर, ठीक, लेकिन कॉम्पिटिशन में ग्रामर किस तरह से आती है ये मेरे स्टूडेंट जो हैं, जो रह चुके हैं या जो चल रहे हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं। जो नहीं जानते वो जान लीजिए कि थियोरेटिकल ग्रामर इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग और कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, ठीक, कॉम्पिटिटिव ग्रामर बिल्कुल अलग चीज़ होती है। रूल्स वही होते हैं लेकिन अप्रोच बिल्कुल फ़र्क होता है फ्रेंड्स। मैं आपको किसी दिन एक सेंटेंसेस लेकर के बताऊंगा, 1, 2, 3, 4, 5 सेंटेंस, जितना टाइम अलाउ करेगा, जितने में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और फिर आपको बताऊंगा कि रूल्स जानने के बावजूद हम लोग बिल्कुल ज़ीरो होते हैं अगर सेंटेंसेस में, क्योंकि सारे रूल्स एक साथ आ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आती है। खैर, तो दुनिया गोल है। 23rd हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया बीइंग, और बीइंग के बाद में हैज़, हैव, हैड की तरह सिर्फ और सिर्फ वर्ब का कौन सा फॉर्म आ सकता है, प्लस V3, याद रखिएगा, नो एक्सेप्शंस। बीइंग के बाद में सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, एक बात। और दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि बीइंग का यूज, अगर आप लोग मेरे स्टूडेंट को पढ़ चुके हो तो याद करने की कोशिश करो मैंने क्या बताया था, और अगर आप मेरे स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से नहीं हो पाए या नहीं हो इस वक्त भी, आगे आगे हो जाओगे, अच्छी बात है अगर हो जाए तो। बहरहाल रूल तो मैं अभी बता ही दे रहा हूँ। बीइंग के बाद, बीइंग का यूज, बीइंग के बाद एक तो सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, और याद रखिएगा फ्रेंड्स, बीइंग का यूज सिर्फ और सिर्फ पैसिव बनाने के लिए किया जाता है और कुछ नहीं। बीइंग का मतलब होता है होना, बेसिक मतलब होता है होना, और होना का मतलब जहां भी हो लग गया समझ लीजिए वो पैसिव हो गया, हुआ था, ठीक, हुआ, होता है, हो चुका है, ठीक। तो ये समझ लीजिए बीइंग का मीनिंग आता है होना, ठीक, और इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ सेंटेंस पैसिव ओनली, नथिंग एल्स। बीइंग का सिर्फ एक यूज है, बीइंग पैसिव। तो आप यहां पे लिख सकते हैं इस पॉइंट को, ओनली पैसिव, यानी जिस सेंटेंस में बीइंग को आप देखेंगे एज हेल्पिंग वर्ब में बात कर रहा हूं, ठीक, एज जीरेंड या उसके अदर रोल्स भी हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अगर एज हेल्पिंग वर्ब वो आ रहा है तो उसका सिर्फ एक रोल है, पैसिव बनाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, ठीक। तो यहाँ पे ये 23 का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इसमें एक आखिरी पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे फ्रेंड्स, ये जो 23 का रूल है, ये जो मैंने बता दिया, इसके अलावा कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है, ठीक। इसमें सिर्फ यही आपके 7 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिनके बाद में V3 या V4 आ सकता है, बाकी सबके साथ में फिक्स्ड है, या तो V1 ही आएगा या V3 आएगा या V4 आएगा। इनके साथ में V3 या V4 आ सकता है, और V3 बना करके वो कॉन्टिन्यूस बन रहा है, पैसिव बन रहा है, और V4 लगाकर वो कॉन्टिन्यूस बन रहा है। एक आखिरी चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आप कहेंगे अरे वाह सर आपने क्या बता दिया, हैज़ गॉन और हैज़ डन और हैज़ बीन डन, है ना। हैज़ डन एक्टिव वॉइस हो गया, और हैज़ बीन, बीच में बीन लगा करके हमने क्या किया, उसको पैसिव बना दिया। तो आप कहेंगे ये तो पैसिव बन गया, और आप तो कह रहे थे कि डन तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, उसके बीच में तो बीन आ गया। तो बेटा मेरे लाल, वो बीन भी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही है, याद रखिएगा। बी V1 होता है, बीन V3 होता है, और बीइंग V4 होता है। रूल पैसिव बनाने में भी ब्रेक नहीं होगा, आप देख लीजिए, ठीक। हैज़, हैव, हैड के बाद में हैज़ गॉन आपने बनाया था, इसी का पैसिव फॉर्म, गो का तो पैसिव नहीं बनता है, इसी का एक पैसिव फॉर्म लेते हैं, हैज़ बीन डन। हैज़, हैव, हैड में पैसिव कैसे बनता है, बीच में बीन लगा के ना, ठीक। देखिए यहीं पे लिख देता हूँ, दिख रहा है मेरे ख्याल से, छोटा छोटा लिखता हूँ, हैज़ प्लस बीन प्लस डन। देखिए
हैज़ आया हेल्पिंग वर्ब 1, ठीक। बीन आया, हैज़ के तुरंत बाद में जो वर्ब आया वो क्या था, बीन। और मैंने आपको बताया बी V1 है, बीन V3 है और बीइंग V4 है। आया V3 की नहीं आया, ठीक। तो हैज़ हैव हैड के बाद में चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, जो भी वर्ब आएगा वो सिर्फ थर्ड फॉर्म में होगा, बस आपको भी याद रखना। तो बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक। डन तो है थर्ड फॉर्म, ठीक। ये भी थर्ड फॉर्म है और ये रूल भी फॉलो हो रहा था। ये बीन वाला, ये क्या लिखवाया था, बीन के बाद में क्या आएगा, या तो V4 या V3, और V4 लगाकर वो बन गया था कॉन्टिन्यूअस और V3 लगा करके वो बन गया था पैसिव। बन तो गया पैसिव, हैज बीन डन, पैसिव, ठीक। तो रूल फॉलो होंगे, रूल ब्रेक नहीं होगा। यही साथियों डू डज डिड के साथ में भी होता है, ठीक। और यही हमारे विल वुड शैल शुड, आपको पता ही होगा। डू डज डिड की बात में तो खैर बी का कोई फॉर्म नहीं जोड़ता, डू डज डिड की बात में सीधे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन सॉरी फर्स्ट फॉर्म आता है। लेकिन ये आपने देखा होगा कि विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट का पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या लगा के बनाते हैं, मस्ट का पैसिव कैसे बनता है, मस्ट बी। तो बी क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वही तो लिखवाया आपको। मैंने ये नहीं बोला, अब याद रखिएगा, मैंने ये नहीं बोला है कि इन वर्ड के बाद में जो मेन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में या सेकंड फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में जाएगा। मैंने बोला है इन वर्ड के बाद में जो भी वर्ब आएगा, जो भी वर्ब आएगा, नेक्स्ट वर्ब जो भी होगा इनका, वो वही वाले रूल्स फॉलो करेगा जो लिखवा दिया, ठीक। मस्ट डू, मस्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब, डू हो गया मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में है, और इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा मस्ट बी डन। तो मस्ट हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब 1, और बी देखिए उसके बाद में आ रहा है, और बी मैंने आपको भी क्या लिखा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और डन हमारा थर्ड फॉर्म है। उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक। वो तो मस्ट के बाद में तो नहीं आया, वो तो मस्ट के बाद में तो बी आ गया है, ठीक। मैंने आपको क्या बनाया है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथियों, जगह यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। मस्ट डू, ठीक, डू V1 होता है, और दूसरा मैंने बनाया मस्ट बी डन। क्या आपको ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं। ये आपको समझ में आ गया, इसको मिटा सकता हूं मैं। ये आपको समझ में आ गया, इसको मिटा सकता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इन 9 वर्ड के बाद में विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट के बाद में वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, जो नेक्स्ट वर्ड होगा। मैंने आपको बता दिया मस्ट डू, सपोज है, मस्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब और डू हो गया V1, आ गया भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। इसका पैसिव बनाते हैं साथियों, तो बन जाता है मस्ट बी डन। आप कहेंगे डन तो थर्ड फॉर्म है, मैंने कब बोला नहीं है, हमने तो बोला भाई मस्ट का जो भी नेक्स्ट वर्ड होगा वो V1, नेक्स्ट वर्ड होगा वो V1 में जाएगा। डन से क्या मतलब है, वो तो तीसरे वर्ड पे आ रहा है, ठीक। तो मस्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब 1, इसके बाद नेक्स्ट वर्ब देखिए क्या आ गया, बी, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक। और फिर लास्ट में बी के बाद में तो आपको आप लिख ही चुके हैं कि बी के बाद में V3 V4 दोनों आ सकते हैं, आ रहा है यहाँ पे V3, यानी मस्ट भी अपना रूल फॉलो कर रहा है, उसके बाद में V1 आ रहा है, और बी भी अपना रूल फॉलो कर रहा है, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है, और थर्ड फॉर्म आकर के, ठीक, वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, पैसिव बन गया। यही तो मैंने लिखवाया था। तो ये सब, ये इन सब के ऊपर लागू होता है। विल गो, विल डू, विल बी डन, ठीक। विल डू, डू भी फर्स्ट फॉर्म है, बी भी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। तो इन सब का पैसिव बी लगा के बनता है और बी फर्स्ट फॉर्म होता है। तो रूल फॉलो हो रहा है, ठीक। और बाकी तो मैंने आपको लिखवा दिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इससे ज़्यादा करूँगा तो फिर थोड़ा आपको कन्फ्यूजन आएगा। इसको आप दोबारा से देखिएगा, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी टाइम मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक। पसंद आए तो लाइक ज़रूर लगाइएगा, ठीक। आगे नेक्स्ट ग्रामर के कुछ और रूल्स लिखाऊंगा आपको, कल कुछ और चीज़ें बताऊंगा, और इस तरह से ग्रामर और वोकैब दोनों चीज़ों को लेकर के चलूँगा। देखिए, ये हो गए, ये कैप्सूल्स में बना रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको रिवाइज होती रहे, या नहीं है तो मालूम होती रहे। शॉर्टकट्स हो गए, ट्रिक्स हो गए, आपको बताता रहूँगा। और आगे आकर के जब ऑफलाइन जो क्लासेस होती है उसमें हम लोग एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से 1 से लेकर के आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसमें हम लोग बीच बीच में इंपॉर्टेंट चीज़ें उठाते आ रहे हैं,
और आगे ज़रूरत पड़ेगा तो लाइव क्लासेस या कुछ भी किया जा सकता है, जो मैं शुरू करूँगा जल्दी ही, ताकि आपको फिर उन चीज़ों को एक शुरू नाउन से स्टार्ट करते हुए, नाउन, फिर तीनों टेंसेस ऑफ वर्ब, फिर एक्टिव पैसिव, फिर आपका एडजेक्टिव हो गया, प्रपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, पूरी ग्रामर लेकर के चलूँगा। ठीक, तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप इसको रिवीजन एक आध बार और कर लेंगे, एक दो बार कर लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की थी। लास्ट में कुछ पैसिव वाला पार्ट होगा, हो सकता है वो क्योंकि समय की वजह से कुछ मैंने जल्दी में बता दिया हो, लेकिन आप दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, कल फिर मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।